नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंग में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। जनरल साइंस में ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर समाप्त कर लिया है। 7वां चैप्टर स्टार्ट, आज हम 7वां चैप्टर देखेंगे। चूँकि हर चैप्टर के एंड वाले लेक्चर में, एंड वाले वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन कराता हूं और आपको 21वां क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और आपने उसका क्या हल निकाला। मैंने बोला था कि आप किताबों से देख सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, और आपने इसका आंसर का रिप्लाई दिया। मुझे अच्छा लगा। तो चलते देखते हैं। चैप्टर 6 का ये है, चैप्टर 6 का 21वां क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था, उसका क्वेश्चन ये था कि बड़ी स्पष्ट तथा अस्थायी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? तो जंतु कोशिका में, जनन कोशिका में, पादप कोशिका में, इन सभी में। तो इसका आंसर है सी, पादप कोशिका में जो है बड़ी स्पष्ट तथा अस्थायी रिक्तियां पाई जाती हैं। तो जिन्होंने भी इसका आंसर सी दिया है वो करेक्ट हैं, बाकी लोग रॉन्ग हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट 7 चैप्टर 7 में 6 चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब अगला चैप्टर है 7 नंबर, जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पहले वो जान लेते हैं। फिर उसके बाद एक एक टॉपिक पे, एक एक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो देखते हैं कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। जंतुओं में जनन जो चैप्टर का नाम है, उसमें अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जननांग, निषेचन, भ्रूण का परिवर्धन, जरायुज है, जरायुज एवं अंडयुज। ये पॉइंट्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं और इसके विषय में जानना है। चलिए देखते हैं। वो पॉइंट्स पढ़ने से पहले वो हम पहले जानते हैं जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। आपने देखा होगा कि हर प्रजाति, हर सजीव अपने ही तरीके का बच्चा पैदा करता है, कह सकते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे की हम बात करें या फिर मनुष्य की बात करें, गाय बकरी भेड़ या किसी भी जंतु की हम बात करें, तो ये कह रहा है प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। यानी हर सजीव प्रजनन करता है, अपनी प्रजाति को बढ़ाने का प्रयास करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक समझिए कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि ये प्रक्रिया नहीं होगा तो उस जंतु का प्रजाति नहीं बढ़ेगा और वो विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त हो जाएगा मतलब समाप्त हो जाएगा। चूंकि यहाँ वातावरण में ऐसा आपने देखा होगा, वातावरण में बहुत सारे ऐसे जंतु जो कि विलुप्त हो गए, वो जो उन्होंने प्रजनन, रिप्रोडक्शन तो किया, लेकिन वो इस वातावरण के अनुकूल नहीं रह पाए, वो मरते गए, धीरे धीरे घटते गए। एक दिन ऐसा समय आया कि वो समाप्त हो गए, वो प्रजाति ही समाप्त हो गई। उदाहरण के तौर पे बहुत पहले डायनासोर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अब डायनासोर खत्म हो चुके हैं। उसी तरीके से आगे देखते हैं कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया तो है, लेकिन इस वातावरण में उसको अनुकूलित होना, यानी इस वातावरण को सहते हुए अपनी प्रजाति को बढ़ाना, यदि ऐसा नहीं होता है किसी सजीव में तो वो विलुप्त हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? अपनी प्रजाति को अस्तित्व में रखने के लिए,
यानी अब मनुष्य यदि प्रजनन नहीं करेगा तो मनुष्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा धरती से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही टाइप से अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं और अपने ही जैसे जंतु का वो जंतु पैदा करते हैं, फिर धीरे धीरे वो प्रजा आगे बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते करते बढ़ते रहते हैं। जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या अभी 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हो चुका है, तो ये अपने प्रजाति को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए मनुष्य क्या है, प्रजनन करता गया। ठीक है, अब देखते हैं जंतुओं में जनन की प्रमुख विधि, जंतुओं में किस विधि से, किस तरीके से जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसकी प्रमुख 2 विधियां हैं, अलैंगिक जनन और ये है लैंगिक जनन। अब चलते हैं देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी जंतुओं में बिना जनन अंग का ही प्रजनन कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है और या अपने जैसी प्रजाति उत्पन्न करता है, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा आपने देखा होगा, ये इस तरीके का रहता है। मान लीजिए ये अमीबा है, इसमें जनन अंग नहीं रहता है, ये टूट के 1 से 2 द्विखंडित होता है। द्विखंडित मतलब 1 से 2 बनना, फिर वो बढ़ते हैं 2 से 4 होना, 4 से 8 होना और यहाँ तक 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अपनी प्रजाति को बचाने के लिए या फिर अस्तित्व में रखने के लिए अमीबा क्या होता है, 2 पार्टों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, उसमें जनन की जनन अंग नहीं होता है, उसमें जनन अंग नहीं होता है। दूसरा होता है मलेरिया परजीवी जिसको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ये जो जीव है ये भी एक अलैंगिक जीव है, यह भी द्विखंडित होता रहता है या उससे ज़्यादा ही मतलब और भी खंडित होता जाएगा। यह एक उसके जीव होते हैं अधिकतर। तो ये क्या करेंगे, बिना जनन अंग के ही द्विखंडित हो जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाएंगे, 4 भागों में बढ़ जाएंगे, 8 भागों में, और वो अपनी प्रजाति को अस्तित्व में रखते हैं। अब सोचिए मनुष्य को 2 भागों में बांट दिया जाए या आदमी को 2 भागों में बांटा जाए और 2 भागों में सोचता है कि मैं पैदा हो जाऊंगा या बढ़ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। उसको 2 भागों में करते ही मनुष्य ऊपर चला जाएगा। मनुष्य कहें या फिर आपका कोई भी इस तरीके का पशु जो है, गाय भैंस बकरी, उसको 2 भागों में विभाजित कीजिए कि 1 से 2 बकरी हो जाए, 2 से 4 गाय हो जाए या 1 से 2 गाय हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरा है, आगे बढ़ते हैं, इसमें अब लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है देखते हैं। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा के जननांगों का होना अनिवार्य है, यानी वो अंग होना चाहिए जिसमें निषेचन हो, संबंध बने, जिससे कि वो बच्चा पैदा करे या फिर आगे अंडा पैदा करे, जो भी है। तो उसमें अपनी प्रजाति को बचाने के लिए या उस प्रजाति में नर तथा मादा जननांगों या कह सकते हैं लिंग वाले जंतु होने चाहिए। किसी एक नर, खाली नर होगा तो भी पैदा नहीं होगा, खाली मादा होगा तो भी नहीं होगा। चलते हैं, अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में
नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। देखें, अभी अधिकांश जंतुओं में, मछली में, मेढक में, गाय में, बकरी में, मनुष्य में आदि में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। यानी कह सकते हैं कि उसमें नर भी एक होता है और एक मादा भी होगा, यानी दो लोग होंगे। जिसको मनुष्य की बात करें तो पुरुष होगा और स्त्री होगी, खाली पुरुष पुरुष नहीं होगा। तो अधिकांश जंतुओं में ऐसा होता है। एक लिंगी जंतु मछली, मानव, बैल, गाय आदि, यानी ये कह रहा है एक लिंगी जंतु कौन से होते हैं जिनमें एक ही लिंग होता है, या तो नर होगा या तो फिर मादा होगा। इसमें एक लिंगी जंतु मछली, मानव, बैल, गाय आदि होते हैं। कोई कोई जंतु द्विलिंगी होता है, केंचुआ, जोंक आदि। यानी केंचुआ में क्या है, पुरुष का भी नर का भी होगा, पुरुष और नर मादा, मतलब उसमें दोनों होंगे, द्विलिंगी होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि नर है तो उसके अंदर मादा का भी लिंग हो सकता है या होता है। केंचुआ में नर का भी होगा, मादा का भी होगा। जोंक में क्या होगा, नर का भी होगा और मादा का भी होगा। तो आप समझिए, मादा या नर, यानी दो लिंग रहेंगे एक। अब क्या होगा, यदि नर आता है तो मादा वाले अंग के साथ में वो निषेचन क्रिया करके बच्चा पैदा कर देगा। मादा आती है तो नर वाले लिंग के साथ वो निषेचन करके बच्चा पैदा कर देगा। उस तरीके के जंतु को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं? तो जिस जंतु में नर और मादा दोनों लिंग होते हैं उसे हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं। एक लिंगी जंतु किसे कहते हैं? तो जिसमें एक लिंग होता है, नर हो या सिर्फ मादा हो, वो एक लिंगी जंतु कहलाता है। आगे देखते हैं, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर एवं मादा युग्मक संलय करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज वृद्धि एवं विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी कह रहा है निषेचन क्रिया होगा, नर या मादा लिंग में या नर या मादा निषेचन करेंगे, संबंध बनाएंगे, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, एक युग्मक संलयन होगा। यानी नर का कुछ पार्ट निकलेगा, मादा के अंग में जाएगा और वहाँ पे अंडे निकलेंगे, अंडे टाइप यहाँ से निकलेंगे। तो वो क्या होगा कि वहाँ पे संलयन होगा और संलयन होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज जो है वृद्धि करके या विकास करके नए जीवन का निर्माण करता है या नया एक जीव पैदा होता है। ये मुख्यतः मादा से नए जीव का निर्माण होता है। मादा के अंग में, कह सकते हैं कि मादा के अंग में ये जीव का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, अगले बोल रहे हैं कि अगला पॉइंट है कि मानव के जननांग एवं निषेचन, यानी कि मनुष्य के अभी हमको मुख्यतः मनुष्य के बारे में पढ़ना है। तो मानव के जननांग एवं निषेचन, ह्यूमन जेनेटेलिया एंड फर्टिलाइजेशन, मानव के जननांग एवं निषेचन किस तरीके से का होता है, किस तरीके से होता है, इसके विषय में जानेंगे। तो देखते हैं, पुरुषों में उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा कि पुरुष के जो लिंग होता है उसके नीचे दो ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, अंडे के तरीके का, उसको हम वृषण कहते हैं और वही जो है शुक्राणु उत्पन्न करने का क्रिया करता है, ठीक है। वृषण से जुड़ी हुई एक शुक्र नलिका होती है जिसे शुक्राणु लाखों संख्या में एक साथ निकलते हैं। आप समझ रहे होंगे, इस तरीके का कह सकते हैं।
इसके अंदर एक नलिका होता है इससे जिससे हम यूरिन भी पास करते हैं और उससे शुक्राणु भी निकलते हैं। तो क्या बोला, एक वृषण से जुड़ी हुई एक शुक्र नलिका होती है जिसे शुक्राणु लाखों, कई लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में, कई लाखों की संख्या में देखेंगे, विषण से जुड़ी हुई एक शुक्राणु नलिका होती है जिससे शुक्राणु कई लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म, ये जो शुक्राणु होते हैं सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय संरचना होती है। जो शुक्राणु के जो संरचना होती है, और शुक्राणु जो होते हैं मान लीजिए इस तरीके के रहते हैं, ये क्या है, और ये आगे इनका, ये आगे का पार्ट है, तो इसको हम कह सकते हैं शुक्राणु। और ये है वृषण, और ये है शुक्र नलिका। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होता है। नाभि के नीचे, जो स्त्री है उसके नाभि के नीचे और पुरुष के भी नाभि के नीचे ही मादा जनन अंग स्थित रहता है। इन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। यानी जो स्त्री के जननांग होते हैं उसमें भी सेम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि इन साइड में, यानी अंदर में एक जोड़ी अंडाशय रहता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी रहती है, इससे अंडे निकलते हैं। शुक्रनालिका या शुक्रवाहिनी, जिसे उसी तरीके से अंडवाहिनी, स्त्री का अंडवाहिनी होता है जिससे अंडे निकलते हैं, तथा एक गर्भाशय होता है। उसके अंदर क्या है, एक गर्भाशय होता है पीछे की साइड में। आगे देखते हैं, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होगा, आप समझ लिए, मान लीजिए ये अंडाशय है, तो इसके अंदर जो है ये यहाँ से आपका ये क्रिया किया, ये है आपका शुक्राणु। अंडवाहिनी उसके साथ में जाकर के अंडवाहिनी से जो अंडे निकले और एक जोड़ी जो अंडाशय है उसमें ये क्या है, उससे मिलते हैं। शुक्राणु जो निकले नर के शुक्र नालिका से जो निकले हैं वो क्या है, अंडे के साथ निषेचन करके अंडाशय में अपना एक, मतलब अंडे का, अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। आप कह सकते हैं एक छोटा सा अंडा बना, दोनों मिल करके इस तरीके से जाएंगे, वो उस अंडे के पास में, जब वो अंडे से मिलेगा उसके साथ में निषेचन होगा और धीरे 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 वो अंडाशय के अंदर बढ़ना चालू होगा और फिर बाद में गर्भाशय हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। अंडाणु भी एक कोशिका संरचना है। अंडाणु क्या है, अंडाणु भी एक कोशिका संरचना है। आप समझ, जैसे कि शुक्राणु है एक कोशिका संरचना है, वैसे ही अंडाणु भी एक कोशिका संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है। संलयन की क्रिया निषेचन कहलाता है। या निषेचन क्या कहलाता है, जैसे कि मैं उदाहरण उसमें पिछले फिगर में दिखाया था कि अंडाणु से ये क्या करेगा, शुक्राणु संलयित हो गए, मिलेगा। संलयन की यह क्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है। निषेचन अंडाणु को युग्मज, क्या, जाइगोट कहते हैं। निषेचन अंडाणु को युग्मज या जाइगोट कहते हैं। अब इस तरीके से समझिए कि नर के जननांग से लाखों की संख्या में शुक्राणु निकले, स्त्री के जननांग से
लाखों की संख्या में अंडाणु निकले। अब वो पहुंचते मिलते मिलते कितने मर जाते हैं, सिर्फ एक या दो, एक ही मान लीजिए एक ही अंडाणु और एक ही शुक्राणु मिलते हैं। अब क्या होगा, जब दोनों का संलयन होगा, मिलना होगा, तो मिलेंगे और उनको हम निषेचन कहते हैं। वो निषेचन क्रिया होगा और वह कहाँ चले जाएंगे, गर्भाशय के अंदर चले जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्भ बनना चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन यानी फेटल डेवलपमेंट कैसे होता है, भ्रूण कैसे बनता है, इसके बारे में जानेंगे। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है। निषेचन के प्रमाण स्वरूप क्या होगा, युग्मज बनेगा यानी जाइगोट बनेगा। जाइगोट अंदर धीरे 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 वो छोटा, अभी क्या बने, अभी अब देखते हैं आगे क्या बोले कि जाइगोट किस तरीके से बनता है। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, यानी जाइगोट की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाता है। अब ये क्या होगा, ये चला जाएगा, मान लो ये दोनों मिलकर के यहाँ चले गए। अब ये धीरे धीरे इसके इन साइड में निषेचन मिलना चालू हुआ और ये भ्रूण के अंदर चला गया। अब ये भ्रूण से क्या है, कोशिका जो टूटते टूटते अब ये क्या है, गर्भ धारण करने की प्रक्रिया चालू हो गई। कह सकते हैं कि ये अलग अलग कोशिकाओं में टूटना चालू हुआ और ये भ्रूण में बदलना चालू हो गया, भ्रूण में बदलना चालू हो गया। इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आंख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जैसे कि गर्भाशय के अंदर अंडाणु एवं शुक्राणु गए, निषेचन क्रिया हुआ, संलयन हुआ, मिले, तो वहाँ पे वो एक कोश का ये भी है, एक कोश का ये भी है, दोनों मिले, फिर धीरे धीरे वो अन्य कोशिका पार्टों में टूटने लगे। टूटने के फलस्वरूप वो क्या बनते हैं, देखें, शिशु का सिर बनता है, पैर बनता है, नाक बनता है, आँख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि 3 महीने बाद चेक कराते हैं लोग। 1 महीने बाद पता चल जाता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, या फिर भ्रूण बना नहीं बना, 6 वीक बाद पता चलता है। उसके बाद 3 वीक बाद जांच कराते हैं, अरे 3 महीने बाद जांच कराते हैं कि क्या है, हेल्दी है नहीं है। उसके बाद हर महीने जांच कराया जाता है कि जो उसके सिर, नाक, पैर आदि बने हैं वो सही है या नहीं है। आगे देखते हैं भ्रूण का विकास एवं निर्माण। भ्रूण का विकास एवं अंगों का निर्माण कई अवस्था नहीं कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था कहलाता है। भ्रूण का विकास अंगों का निर्माण गर्भावस्था कहलाता है। समझेंगे? अभी क्या हुआ, निषेचन हुआ, संलयन हुआ और दोनों के बाद वो क्रिया क्या होती है, आपका वो गर्भाशय में पहुंचा। गर्भाशय में पहुंचने के बाद हाथ पैर सिर बनना चालू हो गया और कई अंगों का जन्म निर्माण हो जाता है। 3-4 महीने बाद हमें पता चलता है, तो वह गर्भाशय कहलाता है, गर्भावस्था कहलाता है। अभी क्लियर है कि अभी गर्भ हो गया है। ऐसे तो 6 वीक में ही पता चल जाता है, बट 8 वीक, 2 महीने, 3 महीने बाद एकदम से क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये प्रेग्नेंट है, ये यानी इनके अंदर ये गर्भावस्था में है, या फिर कह सकते हैं कि अभी ये इनके गर्भाशय में लड़का या लड़की, नर या मादा, जो इसी हमारी प्रजाति टाइप, मतलब मनुष्य के अंदर मादा शरीर में फलित हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ शिशु को जन्म देती है। गर्भ का विकास मनुष्य का कितना है, 9 मंथ है, ठीक है। मनुष्य का कितना है, 9 मंथ, यानी गर्भ का विकास पूरा हो जाने पे, यानी 9 महीने हो जाने पे माँ जो है शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मजों के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशुओं में माता एवं पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए
आपने देखा होगा कि कोई बच्चा पैदा होता है तो बोले माँ पे गया है, बाप पे गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनमें दोनों के लक्षण थोड़ा थोड़ा पाए जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो यही बता रहा है कि गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशुओं में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये इसमें दोनों के ही मतलब युग्मज हैं, माता और पिता के, इसलिए उनके गुण पक्का पाए जाते हैं। माता का या पिता का कुछ ना कुछ गुण पक्का होगा उस लड़के में। ठीक है, आगे चलते हैं। जरायुज, जरायुज क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं। बच्चे देने वाले जंतु को जरायुज कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जरायुज किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे बच्चे देने वाले, यानी ऑप्शन हो सकता है कि अंडा देने वाला, बच्चा देने वाला, आपका अंडा बच्चा दोनों देने वाला, या कुछ नहीं। तो आपको बताना है कि जरायुज जो है बच्चा देने वाले जंतु को कहते हैं। उदाहरण हैं जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, गाय 2 बार हो गया है, आदि। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़ आदि। अंडयुज किसको बोलते हैं? अंडा देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। ये जो है अंडे देते हैं जंतु, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अंडयुज किसे कहते हैं, तो आपको जस्ट दिमाग में लगाना है कि यहाँ पे शब्द आ गया है मतलब अंडा से ही हो सकता है। तो अंडयुज जो है अंडे देने वाले जंतुओं को कहते हैं, और जरायुज जो है बच्चे देने वाले जंतुओं को कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा जनन क्रिया, अब अंडे बनने के बाद क्या होता है, अगला हम पढ़ेंगे इसके बाद कि ये तो हम मनुष्यों में जानते हैं कि मनुष्यों का किस तरीके से गर्भाधारण होता है, या मनुष्य के गर्भाशय के बारे में हमने जाना, अंडयुज के बारे में जाना, जरायुज के बारे में जाना, और एक लिंगी द्विलिंगी के बारे में जाना। हम कल जानेंगे कि पादपों में किस तरीके से निषेचन क्रिया होता है, यानी पौधे किस तरीके से, सेम यदि गुलाब का पेड़ लगाएंगे तो गुलाब ही निकलेगा, आम नहीं निकलेगा उससे। यदि आम का बीज डालेंगे तो महुआ का पेड़ नहीं निकलेगा। तो इस विषय पे हम जानेंगे। यदि मनुष्य नर और मादा, मनुष्य पुरुष और स्त्री संबंध बनाते हैं, निषेचन क्रिया करते हैं, तो निश्चित ही 100% मनुष्य का बच्चा ही पैदा होगा, गाय, बकरी या भैंस नहीं होगी। उसी तरीके से पादपों में भी यही क्रिया होती हैं, उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। अभी तक हमने जंतुओं के बारे में पढ़ लिया है। तो मिलते हैं कल, पादपों में किस तरीके से जनन क्रिया होती है। तब तक लिए नमस्कार।